नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र चौहान है। मैं भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ एनवायरमेंटल साइंस विषय के अंतर्गत 29वें लेक्चर, जिसका शीर्षक रूल्स एंड रेगुलेशन पार्ट 2 है, इसकी व्याख्या करेंगे। पर्यावरण विज्ञान में नियम और विनियमों के मानक। पर्यावरण विज्ञान में नियम और विनियमों का महत्व इसलिए है ताकि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकें और पर्यावरण की रक्षा कर सकें। ये नियम और मानक विभिन्न सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कुछ प्रमुख नियम और विनियम इस प्रकार हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम 2002, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और संचयन नियम 1989। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक और संधियां इस प्रकार है। क्योटो प्रोटोकॉल, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। इसमें सदस्य देशों को उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला समझौता है पेरिस समझौता। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक समझौता है। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। पर्यावरणीय नियम और विनियम समाज के स्थायी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं अपितु मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी मदद करते हैं। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इन नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। पर्यावरण विज्ञान में विधि। पर्यावरण विज्ञान में विधि का महत्व हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सतत प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कानून सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्थापित किए जाते हैं ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके और मानव गतिविधियों के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। प्रमुख पर्यावरण विधियां। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकने के और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार प्रदान करना, उत्सर्जन और प्रदूषकों के निर्वहन के मानक स्थापित करना, अनुपालन न करने पर दंड प्रदान करना। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, इस अधिनियम का उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखना भी है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करना, अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना, प्रदूषकों के लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान करना। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम सन 1981, इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वायु की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करना है। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं वायु गुणवत्ता मानकों की स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु गुणवत्ता की निगरानी और नियमों को लागू करने का अधिकार प्रदान करना, उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड का प्रावधान करना। वन्यजीव अधिनियम 1972, उद्देश्य वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की रक्षा करना। मुख्य विशेषताएं हैं राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना,
शिकार और वन्य जीवों के व्यापार को नियंत्रित करना, अवैध गतिविधियों के लिए दंडात्मक प्रावधान करना। वन संरक्षण अधिनियम 1980। उद्देश्य वनों का संरक्षण और वनों की कटाई को नियंत्रित करना। मुख्य विशेषताएं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग को प्रतिबंधित करना, वनों की कटाई के लिए केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता, उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और संचालन नियम 1989। उद्देश्य खतरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन और निपटान को सुनिश्चित करना। विशेषताएं खतरनाक अपशिष्टों के संचालन, भंडारण और निपटान हेतु दिशा निर्देश। खतरनाक सामग्री की लेबलिंग और पैकेजिंग अनिवार्य करना, अनुपालन न करने पर कड़ी सजा का प्रावधान रखना। अब हम लोग पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण पर संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं: पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, परियोजना के लाभ और हानि का संतुलन करना, समाज को पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में सूचित करना। प्रक्रिया इसके अंतर्गत स्क्रीनिंग, यह निर्धारित करने के लिए कि EIA आवश्यक है या नहीं, इसकी स्कोपिंग, महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रभावों की पहचान करना एवं प्रभाव का मूल्यांकन करना, अर्थात संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का हमें मूल्यांकन करना होता है। पर्यावरणीय प्रभाव वक्तव्य। पर्यावरणीय प्रभाव वक्तव्य संक्षेप में EIS एक विस्तृत रिपोर्ट है जो EIA के निष्कर्षों को सारांशित करती है। सामग्री EIS के लिए सामग्रियां हैं: प्रस्तावित परियोजना का विवरण, मौजूदा पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण, शमन उपायों का विवरण, निगरानी और प्रबंधन योजना। महत्व निर्णय निर्माताओं को सूचित करना, पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना, संभावित पर्यावरणीय जोखिमों को समझना और प्रतिबंधित करना। पर्यावरण प्रबंधन योजना, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, इसकी परिभाषा पर्यावरण प्रबंधन योजना एक दस्तावेज है जो यह बताता है कि परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को कैसे प्रबंधित और निगरानी में रखा जा सकता है। इस हेतु सामग्रियां हैं: परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का विवरण रखना, शमन एवं सुधारात्मक उपाय करना, निगरानी और अनुपालन की योजना बनाना एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को सूचीबद्ध करना। उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना, कानून और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना, पर्यावरणीय जोखिमों को कम करना। भारत में प्रमुख कानून हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह एक व्यापक कानून है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न नियम और मानक स्थापित करता है। EIA अधिसूचना 2006। यह अधिसूचना EIA प्रक्रिया के विनियमित और विभिन्न परियोजनाओं के लिए EIA अनिवार्य करती है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 जल प्रदूषण को रोकने के लिए नियम और मानक स्थापित करता है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 14001 अर्थात ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। IFC प्रदर्शन मानक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक है, अर्थात पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA, पर्यावरणीय प्रभाव वक्तव्य और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इन सबकी मदद से हम पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित कर सकते हैं और विकास परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। कानूनों और मानक ढांचों का पालन करते हुए हम एक संतुलित और टिकाऊ विकास की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। वायु प्रदूषण प्रबंधन और जल प्रदूषण प्रबंधन के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन। वायु और जल प्रदूषण प्रबंधन हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्रकार के प्रदूषण के प्रबंधन में अपशिष्ट प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से हम वायु और जल को प्रदूषित करने वाले तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। वायु प्रदूषण प्रबंधन। प्रथम हम वायु प्रदूषण के स्रोत को जान लेते हैं। उद्योगों से उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण गतिविधियां, कृषि कार्यों से उत्पन्न धूल और धुआं, घरेलू और व्यावसायिक कचरे को जलाना। प्रबंधन के उपाय निम्नानुसार हैं। सर्वप्रथम उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण। उद्योगों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग फिल्टर्स और स्क्रबर का उपयोग करना। वाहन उत्सर्जक मानक। भारत में BS6 मानक का पालन करना। पर्यावरणीय नियम, कठोर नियम और कानून बनाना। अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण। कचरे का सही निपटान। कचरे को जलाने के बजाय उसका पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। बायोमास प्रबंधन। कृषि अपशिष्ट का सही प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस कचरे को सही तरीके से निपटाना, जैसे लैंडफिल गैस का संग्रहण और इसका उपयोग। अगला है जल प्रदूषण प्रबंधन। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि जल प्रदूषण के स्रोत कौन से हैं। उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट, कृषि से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू और शहरी अपशिष्ट जल, प्लास्टिक और अन्य ठोस अपशिष्ट, अनियंत्रित खनन गतिविधियां। प्रबंधन के उपयोग। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल को शुद्ध करना। सख्त नियम प्रावधान। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाना। जल स्रोतों की सुरक्षा। नदी, तालाब और झीलों का संरक्षण करना। अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से जल प्रदूषण नियंत्रण। ठोस अपशिष्ट का उचित निपटान करना, अर्थात प्लास्टिक एवं अन्य ठोस कचरे को जल स्रोत से दूर रखना। कचरे का पुनर्चक्रण, अर्थात पुनर्चक्रण के माध्यम से कचरे की मात्रा को कम से कम करना। कंपोस्टिंग, जैविक कचरे का कंपोस्टिंग द्वारा प्रबंधन करना। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, घरेलू अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग। अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकें। तो पहली तकनीक है पुनर्चक्रण, जिसे हम रिसाइकलिंग के नाम से जानते हैं। कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच जैसे सामग्रियों का पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण के माध्यम से कच्चे माल की बचत, साथ ही साथ ऊर्जा की भी बचत। कंपोस्टिंग, जैविक कचरे का कंपोस्टिंग द्वारा खाद बनाना। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का
सुरक्षित निपटान, लैंडफिल, कचरे का लैंडफिल में निपटान और लैंडफिल गैस का संग्रहण एवं इसका उपयोग। अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकें, जैव ऊर्जा उत्पादन, बायोमास से ऊर्जा का उत्पादन, अपशिष्ट से बायोगैस और अन्य जैव ईंधन का उत्पादन, संवहनीय अपशिष्ट प्रबंधन, शून्य अपशिष्ट उत्पादन की दिशा में कार्य करना, अपशिष्ट कम करने के लिए नीतियों और तकनीकों को अपनाना, वायु और जल प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकें अत्यंत प्रभावी हैं। इनके माध्यम से न केवल पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण कर सकते हैं। स्थायी विकास के लिए अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया को अपनाना एवं उनका सही क्रियान्वयन करना अत्यंत आवश्यक है। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने में सरकार की भूमिका। औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए प्रमुख खतरा है। इसमें सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वह नीतियों, नियमों और उपायों के माध्यम से इस प्रदूषण को नियंत्रित और कम करें। सरकार की भूमिका, नीति और नियमावली का निर्माण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान करता है और सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इसी प्रकार वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, इस अधिनियम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और उद्योगों के उत्सर्जन मानक तय करना है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम और मानक स्थापित करता है। नियमों का मानक और क्रियान्वयन। केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यह बोर्ड उद्योगों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करते हैं और नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। उत्सर्जन मानकों का निर्धारण, उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक तय करना और उनकी सतत निगरानी करना। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की जांच, यह सुनिश्चित करना कि उद्योग आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं अथवा नहीं। प्रोत्साहन और सब्सिडी। स्वच्छ तकनीकों के लिए वित्तीय सहायता। सरकार स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं और तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है। कर लाभ। पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने वाले उद्योगों को कर में छूट प्रदान करना। अनुदान एवं ऋण। स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लिए अनुदान और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। शोध और विकास में निवेश। शोध संस्थानों की स्थापना। पर्यावरण अनुसंधान के लिए संस्थानों की स्थापना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। नवीन तकनीकों का विकास। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास में निवेश करना। सहयोग और साझेदारी। अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। सख्त निगरानी और प्रवर्तन। निरीक्षण और ऑडिट। नियमित रूप से उद्योगों का निरीक्षण करना और साथ ही साथ उनका ऑडिट करना। दंड और जुर्माना। नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को दंड और जुर्माना लगाना। पर्यावरण न्यायाधिकरण। प्रदूषण मामलों की सुनवाई और निपटान के लिए न्याय अधिकरणों की स्थापना करना। जन जागरूकता और शिक्षा। जागरूकता अभियान चलाना। पर्यावरण और प्रदूषण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए
विभिन्न अभियानों को चलाना, शैक्षिक कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक भागीदारी, आम जनता को प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में शामिल करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, नवीकरण ऊर्जा परियोजनाएं जैसे सौर, पवन और जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता अर्थात ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को लागू करना और ऊर्जा की खपत कम करना, ग्रीन बिल्डिंग कोड, पर्यावरण अनुकूल भवनों और संरचनाओं के लिए नियम और मानक स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक संधियां और समझौते, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल आदि में भाग लेना और प्रतिबद्धताओं का पालन करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उन्नत देशों में स्वच्छ और प्रौद्योगिकी और ज्ञान का आदान प्रदान करना, वैश्विक वित्त पोषण, वैश्विक पर्यावरण कोष और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहयोग और वित्त पोषण प्राप्त करना, औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए अर्ध सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए केवल सरकार की भूमिका ही पर्याप्त नहीं है, अर्ध सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह संगठन सरकार और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं, नीतियों को लागू करने में सहायता करते हैं और जन जागरूकता फैलाते हैं। नीतियों का क्रियान्वयन, ये संगठन सरकार द्वारा नीतियों को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उद्योगों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। जागरूकता अभियान, स्वयंसेवी संगठन पर्यावरण और प्रदूषण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न अभियान चलाते हैं। वे समाज के विभिन्न वर्गों में पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार करते हैं। तकनीकी सहायता, यह संगठन उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ये नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सामुदायिक भागीदारी, अर्ध सरकारी और स्वयंसेवी संगठन स्थानीय समुदायों को प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में शामिल करते हैं। वे समुदायों को संगठित करते हैं और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करते हैं। अधिकारियों के साथ समन्वय, यह संगठन सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करते हैं। वे नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करते हैं और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने में सहयोग करते हैं। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों पर अनुसंधान, उद्योगों को तकनीकी सहायता और परामर्श प्रदान करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। अगला है स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका। स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका निम्नानुसार हो सकती है। जन जागरूकता और शिक्षा अर्थात जागरूकता अभियान, इनमें औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावों पर जागरूकता फैलाना, स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं के लाभों को बताना, शैक्षिक कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय विशेष में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना, सामुदायिक भागीदारी
स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग, स्थानीय समुदायों को प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में शामिल करना, समुदाय आधारित निगरानी कार्यक्रम शुरू करना, स्वयंसेवी गतिविधियां, औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता अभियानों का आयोजन, वृक्षारोपण और हरित क्षेत्रों का विकास। अगला है फैक्ट्री अधिनियम। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के उद्देश्य निम्नानुसार हैं। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। कल्याण, श्रमिकों के कल्याण और उनके जीवन स्तर को सुधारना। कार्य की शर्तें, श्रमिकों के लिए उचित कार्य की शर्तें निर्धारित करना। कार्य के घंटे, श्रमिकों के कार्य के घंटों का नियमन करना। महिलाओं एवं बाल श्रमिकों की सुरक्षा, महिलाओं एवं बाल श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। फैक्ट्री अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। अधिनियम में परिभाषाएं और दायरा इस प्रकार है। फैक्ट्री अर्थात फैक्ट्री किसी भी संस्था या स्थान को फैक्ट्री तब माना जाता है जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं और बिजली का उपयोग किया जाता है, या 20 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं एवं वहां पर बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। ऑनर अर्थात मालिक या मैनेजर, फैक्ट्री का स्वामी या प्रबंधक जो फैक्ट्री की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। स्वच्छता, फैक्ट्री को साफ और स्वच्छ रखना, कचरे और अपशिष्ट का उचित निपटान। वेंटिलेशन और तापमान, उचित वेंटिलेशन और तापमान सुनिश्चित करना। धूल एवं धुएं का नियंत्रण, धूल एवं धुएं के प्रभाव को कम करना। पेयजल, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करना। शौचालय और मूत्रालय, पर्याप्त संख्या में स्वच्छ शौचालय एवं मूत्रालयों की व्यवस्था करना। सुरक्षा संबंधी प्रावधान। मशीनों की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मशीन गार्ड और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना। अग्नि सुरक्षा, आग से सुरक्षा के उपाय, आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण रखना। खतरनाक प्रक्रियाएं, खतरनाक प्रक्रियाओं के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करना। बिल्डिंग की सुरक्षा, भवन और संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कल्याण संबंधी प्रावधान। स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और डिस्पेंसरी की व्यवस्था करना। कैंटीन, 250 अथवा अधिक श्रमिकों वाले फैक्ट्रियों में कैंटीन की व्यवस्था अनिवार्य है। शिशु कक्ष, 30 या अधिक महिला श्रमिकों वाली फैक्ट्रियों में शिशु कक्ष की व्यवस्था करना। विश्राम गृह, श्रमिकों के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था करना। कार्य के घंटे और छुट्टियां। प्रतिदिन कार्य के घंटे, प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। प्रति सप्ताह कार्य घंटे अर्थात सप्ताह में 48 घंटों से अधिक का कार्य नहीं लिया जा सकता। विश्राम अवकाश, प्रत्येक 5 घंटे के बाद आधे घंटे का विश्राम आवश्यक है। साप्ताहिक अवकाश, सप्ताह में 1 दिन का अवकाश होना चाहिए। भुगतान की जाने वाली छुट्टियां अर्थात श्रमिकों को वार्षिक भुगतान अवकाश प्रदान करना। महिलाओं और बाल श्रमिकों की सुरक्षा। महिलाओं के कार्य के घंटे अर्थात शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से कोई भी काम नहीं लिया जा सकता। बाल श्रमिकों पर प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम पर प्रतिबंध। किशोर श्रमिकों के कार्य घंटे, किशोर श्रमिकों के लिए विशेष कार्य घंटे और परिस्थितियां बनाना। फैक्ट्री निरीक्षण, निरीक्षक की नियुक्ति, सरकार द्वारा फैक्ट्री निरीक्षक की नियुक्ति करना। निरीक्षण के अधिकार, निरीक्षक को फैक्ट्री में प्रवेश, जांच और निरीक्षण का अधिकार प्रदान करना। रिपोर्ट और रिकॉर्ड, फैक्ट्री के रिकॉर्ड और
रिपोर्ट का निरंतर निरीक्षण करना। दंड एवं अभियोजन, नियमों के अनुपालन न करने पर फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत दंड एवं सजा का प्रावधान करना। अदालत में अभियोजन, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अदालत में अभियोजन करना। इस प्रकार हमने आज पर्यावरण नियम, विधि एवं अधिनियम पर आधारित यह व्याख्यान सुना। आशा है यह व्याख्यान आपको पर्यावरण के नियम एवं अधिनियम जानने में सहयोग करेंगे, साथ ही साथ आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। धन्यवाद।